हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं आप अपना, किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा है आपने। चलिए आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? न्यूटन के गति का प्रथम नियम। अच्छा, न्यूटन, देखो मैं बार बार आपसे एक चीज कह रहा हूँ कि समीकरण और नियम दोनों अलग अलग है। दोनों दिए ही न्यूटन ने है, लेकिन और दोनों गति के अपेक्ष में ही है। किसके संबंध में दिए हैं? गति के। न्यूटन के नियम भी गति के संपर्क मतलब संबंध में है, और समीकरण भी दोनों ही गति के उसमें है। ठीक है, तो गति के समीकरण पहले लिखता हूं। समीकरण, तो कभी ऐसा ना हो कि समीकरण पूछे आप नियम लिख के आओ, नियम पूछे तो आप समीकरण लिख के आओ। कौन तीन समीकरण होते हैं, कौन से हैं? तो v बराबर u प्लस एटी, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने इसमें प्रैक्टिस किए। दूसरा क्या है हमारा? s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हालांकि हम लोगों ने इसका प्रूफ भी पूरा देखा है ना। और थर्ड क्या है हमारा? v स्क्वायर बराबर प्लस टू ए एस। मतलब हमने तीन नियम पढ़े हैं किसके? समीकरण, मतलब सॉरी समीकरण पढ़े न्यूटन के। अब हम लोग पढ़ते हैं न्यूटन के गति का प्रथम लॉ। नियम क्या है? इन्होंने एक थ्योरी दिया है प्रथम लॉ के, फिर सेकंड में दिया है थर्ड, मतलब तीन थ्योरी दिया है और तीन ही समीकरण दिए। समीकरण गति के समीकरण कहलाते हैं और थ्योरी आपकी क्या कहलाती है? नियम कहलाती है। तो थ्योरी क्या है आपकी, ये बताओ मुझे। थ्योरी आपकी क्या है? चलो, अब न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहता है? यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो गति अवस्था में ही रहना चाहेगी, यदि वह विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहना चाहेगी, जब तक उस पर कोई बाहुबल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन ना किया जाए। यही आपका फर्स्ट लॉ। देखो इसको लिखते फिर अच्छे से आपको समझाते कहता क्या है। नियम क्या कह रहा है? यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही बनी रहेगी, कॉमा। ये विरामावस्था के लिए हो गया। अब वही वस्तु अगर मोशन में है, गति अवस्था में है, तो क्या लिखेंगे? यदि, और लिख दो, कॉमा लगा दो, यदि वह वस्तु गति अवस्था में है, वह वस्तु गति अवस्था में है तो वह गति अवस्था में, यार क्या हो रहा है, गति अवस्था में ही रहना चाहेगी या में ही रहेगी? गति अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य लगा कर उसकी अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए। अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए। क्या आप समझ में आया ये क्या कह रहा है इनका फर्स्ट लॉ? अब देखो एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कह क्या रहा है। एक बार इस नियम को पढ़ो ध्यान से। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में, मतलब कहने का, देखो ये तो आप अपने जीवन में भी ये चीज बहुत अच्छे से आपने नोटिस किया होगा कि लोग कंफर्ट ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं? कंफर्ट। जैसे आप इतने समय प्रेजेंट टाइम में चेयर में ही बैठे हो, तो आप चेयर में ही बैठना चाहोगे कि नहीं चाहोगे? क्यों? क्योंकि आप क्या देख रहे हो? आराम देख रहे हो। वहीं पर यदि कोई जैसे ट्रेन है, वो चल रही है तो वो चलना ही पसंद करेगी। रीजन समझ में आया आपको? क्यों? क्योंकि वो चलने में ही अपने आप को क्या समझ में आ रहा है? उसको कंफर्ट महसूस हो रहा है। तो वही फर्स्ट लॉ कहता है यदि कोई विरामावस्था में है, मतलब कोई चीज रुकी हुई है, तो वो रुकना ही पसंद करेगी। अब सोचो आप, जब गाड़ी रुकी हुई होती है और उसको हमें मोशन अवस्था में लाना पड़ता है तो कितना फ्यूल जलाना पड़ता है। गाड़ी जब स्टार्ट करते हो तो फ्यूल जलाना पड़ता है कि नहीं चला, और उस फ्यूल के पावर से गाड़ी को मोशन में लाते हैं। मतलब और वो फ्यूल जब जलता है तो हम लोग उसको क्या दे रहे होते हैं?
बल एनर्जी दे रहे होते हैं, जिससे बल जनरेट होता है, फोर्स। उस फोर्स से विरामावस्था से गति अवस्था में वस्तु आ जाती है या गाड़ी गति अवस्था में आ जाती है। ठीक इसी प्रकार से जब कोई गाड़ी चल रही होती है, जब चलती है तो हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक लगाते हैं। तो ब्रेक लगाना एक प्रकार का क्या है, फोर्स ही तो है जो पहियों को आपस में जकड़ के रखता है। तो वो जो राउंड कर रहे होते हैं पहिए, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसके मोशन को कंट्रोल करने, रोकने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारा क्या हो जाता है, गाड़ी रुक जाती है। तो चाहे वो मोशन अवस्था में हो और गति अवस्था में हो, दोनों में हमें यही काम करना पड़ता है कि अतिरिक्त फोर्स लगाकर उस स्थिति को चेंज करते हैं। मोशन में तो रोकना पड़ता है, रुकी हुई है तो मोशन में लाना पड़ता है। अब आप एक चीज यहाँ पे सवाल कर सकते हो कि विरामावस्था तो मुझे समझ में आ गई भैया, लेकिन यदि कोई गाड़ी चल रही है तो एक समय के बाद तो वो रुक जाती है अगर हम उसको फोर्स ना दे तो ये तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ का खंडन हुआ, क्योंकि हमने कोई बाहुबल लगाया ही नहीं और वो थोड़ी दूर जाने के बाद क्या हो गई, आपस रुक गई जाके। कर सकते हो आप लोग क्रॉस क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, लेकिन देखो फिजिक्स जितनी अभी तक आपने पढ़ी है फिजिक्स उतनी ही तो नहीं है, फिजिक्स उससे भी बढ़ के है। तो जब कोई गाड़ी मोशन में होती है तो उसमें कई प्रकार के फोर्स लग रहे होते हैं, पता है आपको। एक ग्रेविटी उसको अपनी ओर खींच रही होती है, तो वो भी तो बाहुबल है। एक फ्रैक्शन काम कर रहा होता है जो सड़क और टायर के बीच में लगता है। तो गाड़ी रुकने का कारण क्या है कि टायर और सड़क के बीच में लगने वाला फ्रैक्शन प्लस ग्रेविटी, ये दोनों ही चीजें साथ काम कर रही होती हैं। इसीलिए अगर हम गाड़ी को थ्रस्ट नहीं दे रहे हैं, पावर नहीं दे रहे हैं, तो गाड़ी कुछ देर बाद क्या हो जाती है, रुक जाती है। समझ में आया बात, क्योंकि फ्रैक्शन काम कर रहा होता है, घर्षण काम कर रहा होता है, रगड़ाव जिसको कहते हैं। फ्रैक्शन को मतलब हम देसी भाषा में क्या कह सकते हैं, रगड़ाव। जैसे मैं अपने इन हाथों को रगड़ू तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स। क्यों, क्योंकि ये फ्रैक्शन के कारण एक दूसरे से ज्वाइंट है। अगर न्यूटन के नियम को आपको अच्छे से स्टडी करना है ना, तो आप स्पेस में देखो, स्पेस अंतरिक्ष जिसको कहते हैं, पृथ्वी के बाहर जाके जब हम कोई ऑब्जेक्ट पृथ्वी के बाहर ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर लॉन्च कर देते हैं तो उसको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। गति अवस्था में बहुत जल्दी आ जाएगा, लेकिन उसको रोकना बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है, क्योंकि वहां पे ना तो फ्रैक्शन है ना ही ग्रेविटी है, और एक फोर्स और काम कर रहा होता है, हवा का भी फ्रैक्शन काम करता है। हवा का फ्रैक्शन नहीं समझ में, जब आप गाड़ी चलाते हो तो आपके बाल क्यों उड़ते हैं, हवा का भी फ्रैक्शन उसको आगे जाने से क्या कर रहा होता है, रोक रहा होता है। लगते हैं ना इधर उधर कण, आपको लगा करता है ना, हवा चले, गाड़ी में बैठो तो आपको काफी हवा लगती है, और गाड़ी रोक दो तो हवा नहीं लगती है। तो हवा के जो मॉलिक्यूल्स है छोटे छोटे, वो भी तो आपके शरीर को रोक रहे हैं, वो भी तो गाड़ी से टकरा रहे हैं, वो भी तो उनको रोक रहे हैं। तो ये सारे फोर्स काम क्या कर रहे होते हैं, गाड़ी को रोकने का। तो ऐसा बात नहीं कि गाड़ी अपने आप रुक जाती है, अंतरिक्ष में आप जाके करो भला अपने आप रुक जाए, अनंत काल तक वो घूमती रहेंगी। जो सैटेलाइट वगैरह होती है क्या है, कोई फ्रैक्शन नहीं है इसमें, घूर्णन गति में गति कर रही है और अनंत काल तक गति करती रहती है, इनके लिए कोई अतिरिक्त पावर की आवश्यकता नहीं होती है। तो समझ में आया न्यूटन का फर्स्ट लॉ। इस पे बहुत सारे एग्जांपल है जो आपके क्लास में पूछे जाते हैं एग्जाम में, उनको इस स्लाइड के बाद बताते हैं, इनको नोट कर लो जल्दी से। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं न्यूटन के प्रथम नियम से बनने वाले उदाहरण। कुल मिला के इस बोर्ड पर आपको कितने उदाहरण दिख रहे हैं, 6 और 1 7 उदाहरण दिख रहे हैं। कितने दिख रहे हैं आपको, 7 उदाहरण दिख रहे हैं आपको, ठीक है। अब इन उदाहरण देखो, ये इस प्रकार के उदाहरण आपसे रीजन के थ्रू पूछ लेता है। सुनो मेरी बात है, रीजन के थ्रू पूछ लेता है कि रीजन क्या है एक्चुअली में। देखो प्रथम लॉ से भी लगभग इतने ही है, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, तीनों से कुछ ना कुछ एग्जांपल बनते हैं। आपको जब भी कभी पेपर में एक्सप्लेन करने के लिए ऐसा एक स्टेटमेंट दिया रहेगा और इससे कहेगा कि ऐसा क्यों होता है, आपको एक्सप्लेन करना है, तो आप जो मैं बताने जा रहा हूं वो आप एक्सप्लेन करेंगे। आपको पहचानना ये जरूरी है कि कौन सा फर्स्ट लॉ का उदाहरण है, कौन सा सेकंड लॉ का उदाहरण है और कौन सा थर्ड लॉ का उदाहरण है, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई आपको। तो चलो देखो, प्रथम लॉ क्या कहता है, पहला एग्जांपल क्या, किसी पेड़ की टहनी को जोर से हिलाने से फलों का नीचे गिरना। अब देखो ऐसा कैसे होता है, मैंने माना कि एक टहनी है पेड़ की और इस पे लगा हुआ एक फल है। अब जब हम टहनी को कायदे से हिलाते हैं तो दोनों तो अभी रेस्ट अवस्था में थे, जब नॉर्मली कोई चीज उसको टच नहीं कर रही थी, लेकिन जब हमने अचानक टहनी को पकड़ा और जोर से हिलाया तो टहनी तो मोशन अवस्था में आ गई, लेकिन जो टहनी से लगा हुआ फल था वो कैसी अवस्था में रह गया,
विरामावस्था में रह गया और दोनों विपरीत अवस्थाएं एक दूसरे से टकरा गई, और जहां जहां वो टकराती है वहीं से फल ब्रेक हो जाता है। जो हल्का सा क्या कहते हैं इसको, जो फल जिससे जुड़ा होता है ना, जहां से कमजोर होगा वहां से वो फल टूट जाएगा। फल छोट पतली से उससे जुड़ा रहता है ना, टहनी से, क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं, हल्की सी पतली सी वो रहती है। तो दोनों विपरीत अवस्था है, एक विरामावस्था में थी, एक गति अवस्था में हम ला दिए, दोनों एक दूसरे से टकराई और टकराने के बाद वहीं से ब्रेक हो गए जहां से उसका टहना या तनी, मतलब जो भी आप कहना चाहें, वो कमजोर था। तो फर्स्ट नियम आपको समझ में आया ना। फर्स्ट उदाहरण एग्जांपल क्या बताएंगे कि टहनी मोशन अवस्था में आ गई और फल हमारा विरामावस्था में रहा, तभी दोनों विपरीत अवस्थाएं एक दूसरे के आमने सामने आ गई और फल जिस तरह पेड़ से जुड़ा हुआ था वो कमजोर अवस्था से वहां से ब्रेक हो गया, टूट गया। इसीलिए क्या, फिर यही लिख दो, इसीलिए किसी पेड़ की टहनी को जोर से हिलाने से फलों का नीचे गिरना। यहाँ पर एक बेहतरीन एग्जांपल और होता है, दिवाली आ रही है, दिवाली में मम्मी लोग क्या करती है कि जो रजाई होते हैं, गद्दे होते हैं, उनको एक तरफ राशि से पकड़ाएंगी, एक तरफ अपना पकड़ेंगे एक हाथ से, और एक हाथ से डंडा ले रहेंगे और डंडा से पीटती हैं। तो धूल निकलती है कि नहीं निकलती है? या फिर जब आप कपड़े धोते हो तो फटकार मारते हो, फटकार मारने पे आपकी जो पानी होती है, पानी की बूंदें क्यों बाहर की ओर भग जाती है, पता है आपको? क्योंकि जब हम तेजी से फटकार मारते हैं तो जो हमारा कपड़ा था और उसके साथ जुड़ी हुई जो बूंदें थी वो अभी दोनों रेस्ट अवस्था में थी, और जैसे ही हमने फटकार मारा तो हमारा वो क्या हो गया, जो भी हमारा कपड़ा था वो मोशन अवस्था में आ गया, और जो हमारे धूल मतलब पानी के कण थे वो उसी अवस्था में रहने की कोशिश किया, मतलब विरामावस्था में, और एक समय आ गया कि दोनों अलग हो गए। समझ में आई बात की नहीं? तो एग्जाम्पल अच्छा खासा आपसे पूछ लेता है। यही सेम लॉ आपका धूल के कणों में लगता है। जब हम डंडे से मारते हैं तो रजाई को मोशन में ले आते हैं और वो गति अवस्था में ही रह जाते हैं। इसीलिए आपने ध्यान से देखा होगा उसको, तो जहां पे डंडा पड़ता है वहां से धूल नहीं निकलती है, धूल उसके ऊपर और उसके नीचे भाग से निकलेगी। जहां पे डंडा पड़ेगा वहां के कण ऑलरेडी वो बीच में दब के रह जाते हैं, लेकिन रजाई का ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा दोनों काहे में आ जाते हैं, हमारे गति अवस्था में आ जाते हैं। इसीलिए वो धूल के कण आपस में क्या हो जाते हैं, नीचे अलग हो जाते हैं। किससे अलग हो जाते हैं? आपके रजाई से। ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, हथौड़े को लकड़ी के हत्थे में कसने के लिए लकड़ी को जमीन में मारना। जब हम जैसे मान लो ये लकड़ी हो गया, ये हथौड़ा हो गया, जब हमें इसको फिट करना होता है तो एक समय तक तो आराम से चला जाता है, लेकिन हथौड़े को हमें कायदे से कसना होता है ताकि हमें यूज करते समय ये मुट्ठे से निकल के बाहर ना जाए। अगर निकल जाएगा तो चोट लग जाएगी। तो हम लोग करते क्या है, मम्मी लोग अक्सर करती हैं, या फिर खुरपी वगैरह का बेट या हंसिया वगैरह का बेट कभी कभी निकल जाता है तो वो ऊपर नहीं ठोकती है भाई, ऊपर ठोकेंगी तो उसकी जो धार होगी वो कमजोर होगी, तो वो क्या करती है, मुट्ठे को जमीन में मारती है। मम्मी लोगों ने फिजिक्स नहीं पढ़ी हुई है, आप लोग पढ़ रहे हो। क्या होता है, जब हम ऐसे करके जमीन से मारते हैं तो अभी जब हम ऐसे ऐसे लेके आते हैं ऊपर से, तो मुट्ठा प्लस बाट दोनों गति अवस्था में आ गए, और इकट्ठा जब जमीन में टकराता है तो जो लकड़ी का टुकड़ा होता है वो तो रेस्ट अवस्था में अचानक आ गया, लेकिन लोहे का जो ऊपर वाला टुकड़ा होता है वो कैसा रहेगा, आपका गति अवस्था में ही रहेगा। और अचानक जब रेस्ट अवस्था में ये आ गया और ये गति अवस्था में, दोनों विपरीत कंडीशन, और जैसे ही विपरीत कंडीशन आई तो वो एक दूसरे में बिल्कुल काफी जोर से क्या हो जाती है, टकरा जाते हैं। तो वो अंदर धीरे 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 क्या करता रहता है, मुट्ठा अंदर घुसता रहता है, किसके, लोहे के जो हथौड़ा होता है। ठीक है, तो समझ में आया ना ये वाला एग्जांपल। अब तीसरा एग्जांपल क्या है, गिलास के मुंह पर रखे गत्ते को अचानक हटा देने से उस पर रखा सिक्का ग्लास से गिर जाता है। अब ऐसा कैसे होता है समझो, जैसे मैंने कहा ये कोई एक गिलास है, इसके ऊपर एक ये तो बहुत मोटा है, बिल्कुल पतला कागज रखा जाता है, उसके ऊपर एक सिक्का रख दिया गया। एग्जाम्पल का क्या कहना है कि ग्लास के मुंह पे रखा हुआ एक कागज, सभी कुछ गिर गया यार, न्यूटन का नियम नहीं लगा, अब लगाते हैं इसको। क्या कहा है, गिलास के मुंह पर रखे गत्ते को अचानक हटा दे, मतलब इसके ऊपर कहीं सिक्का रखा हुआ है ऐसे। अब हम लोग करते क्या, इसको अचानक हटा लेंगे। अब देखना, इसको गौर से देखना, हालांकि यहाँ पे उतना अच्छा प्रयोग नहीं हुआ, रीजन ये है कि ये काफी मोटा है, अगर पतला होता तो हो जाता। जब मैं अचानक इसको करूंगा तो ये देखो ये यही जगह रह गया, और वो कहां चला गया हमारा। क्यों ऐसा क्यों हुआ पता है, क्योंकि इस पर रखा जो वो गत्ता था मैंने उसको अचानक मोशन अवस्था में ला दिया, और ये विरामावस्था में रहा, वो गति अवस्था से पार करके निकल गया दूर, ये वहीं पे रहा, तो ये कहां पे गिर गया, स्टेप के ऊपर गिर गया। काहे के ऊपर गिर गया, स्टेप के ऊपर गिर गया। तो समझ में आया आपको,
ये वाला दोनों विपरीत अवस्था हो गई, गत्ता मोशन अवस्था में आ गया और आपका गिलास और सिक्का दोनों गति अवस्था में रहा। अच्छा, आपके एक एग्जांपल से मैं पूछता हूं, जैसे मैं कहूं इसी एग्जांपल में मैंने क्या किया, गिलास और गत्ते दोनों को मोशन अवस्था में रह किया और सिक्का विरामावस्था में रहा, तो सिक्का कहां जाएगा? सिक्का मतलब जहां पे गिलास था वहीं पे गिर जाएगा, वो दोनों निकल जाएंगे। ठीक है, समझ में आई आपको बात? चलो अब हम बात करते हैं तीसरा, सही समझ में आई? ये तीनों समझ में आए कि नहीं आए? अब बात करते हैं हम लोग चलती हुई गाड़ी से अचानक उतरने पर यात्रियों का गिरना। ये अक्सर आप लोगों के साथ हुआ होगा, ये वाला एग्जांपल, और बस के साथ नहीं हुआ होगा तो ट्रेन के साथ तो कंफर्म हुआ होगा। ऐसा क्यों होता है समझो, जब मान लो कि बस की स्पीड 30 किलोमीटर पर सेकंड 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब एक घंटा में 30 किलोमीटर चल रहा है, इस रफ्तार से वो चलता चला जा रहा है, गाड़ी चल रही है। अब हम लोग क्या करते हैं, चलती हुई गाड़ी से जब हम उतरते हैं तो हमारा शरीर जब तक हम बस से अलग होंगे और पृथ्वी को नहीं टच करेंगे उसके बीच हमारा शरीर किस गति से गति करेगा? 30 किलोमीटर प्रति घंटे से, क्योंकि हम 30 किलोमीटर प्रति घंटे की वस्तु से अलग हुए हैं और अचानक हम जमीन में पैर रखते हैं तो क्या हो जाता है, जमीन तो रेस्ट अवस्था में है, हम मोशन अवस्था में है, दोनों विपरीत कंडीशन, तो हम क्या गिर भाई, पृथ्वी तो खस गई नहीं आगे, तो हमारे शरीर को क्या कर देती है, डिसबैलेंस कर देती है, जिससे हमारा वेट या फिर हमारा भार लड़खड़ा जाता है और हम नीचे जमीन में गिर जाते हैं। लेकिन कुली जो होते हैं ना, कुली है या फिर फेरी वाला जो वहां पे सामान बेचते हैं, वो अच्छी तरीके से इस चीज को जानते हैं। तो जिस ओर गाड़ी चल रही होती है उसी ओर वो भी काफी रफ्तार से, मतलब लगभग दोनों की स्पीड मतलब मैच करके रफ्तार से उतरते हैं, तो ना तो उनको धक्का लगता है और ना ही बस से वो गिरते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो अलग हुए थे तब भी 30 किलोमीटर से और पैर से भी लगभग वो 20-25 की जनरेट कर लिए, अपने पैर से थोड़ा सा उतरे तो थोड़ी दूर वो दौड़ के जाते हैं। तो जानते हो दोनों ने स्पीड को बैलेंस किया। भाई गाड़ी हमारी 30 की चल रही थी, हमने पैर के द्वारा 25 कर लिया, तो हमने उतना ज्यादा डिफरेंट इन दोनों में नहीं रखा, जिससे हमारा बैलेंस मैनेज हो जाता है। ठीक है, लेकिन कभी भी याद रखना, ट्रेन से विपरीत दिशा में उतरने की कोशिश मत करना, मतलब जा इधर रही है कूद हम इधर को रहे, कन्फर्म खोपड़ी फुड़ा लोगे अपनी, पीछे लग जाएगा आपका। ठीक है, तो ऐसा मत करना, उसी की ओर, जैसे इस ओर गाड़ी जा रही है तो इसी ओर, अब जैसे ऐसे है, ऐसे गाड़ी सीधा जा रही है तो आप उतरो तो थोड़ी दूर गाड़ी के साथ चलो, जिससे आपका बैलेंस मैनेज होने के लिए आपके शरीर को काफी टाइम मिल जाएगा, तो आप गिरोगे नहीं। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई आपको, ये वाला समझ में आ गया। अब बात करते हैं चलती हुई गाड़ी से अचानक ब्रेक लगाने पर यात्री का शरीर आगे की ओर क्यों झुक जाता है? पांचवें की देखो, अक्सर आपके साथ छोटे में हुआ होगा, आप तो खैर काफी समझदार हो गए। छोटे में जो छोटे बच्चे होते, हमारा तो कई बार सर लड़ा हुआ है, हम यही डरा करते थे कि कहीं सर न लड़ जाए छोटे में। अब नहीं हो पाता है उतना, क्योंकि देखो अब होता क्या है इसके साथ, गाड़ी मोशन अवस्था पे है तो हमारा जो बैक पोर्शन है वो भी हमारा कहाँ पे टच रहता है, गाड़ी पे, मतलब ओवरऑल हमारी बॉडी और बस दोनों गति अवस्था में है। अब ये गति अवस्था में चल रही, अचानक ब्रेक लगने पे गाड़ी भी रुकी, हमारा नीचे वाला शरीर भी रुका, लेकिन जो गाड़ी में टच नहीं था उसको समझने में ये चीज कि गाड़ी रुक चुकी है उसको कुछ माइक्रो सेकंड लग जाते हैं, और उस सेकंड के लगने के लिए अपने बॉडी आगे की ओर जा रही होती है, तो हमारा शरीर भी अचानक रुकने पर ये सोच रहा है कि अभी उसी मोशन में चल रही है, लेकिन गाड़ी तो रुक चुकी है, तो उसी मोशन के चलने के कारण हमारा सर और हमारी नाक चपट जाती है, बिल्कुल जाके किसमें, सामने वाली चेयर पे। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको। बस रेलगाड़ी के अचानक चलने पर खड़ा व्यक्ति पीछे की ओर झुक जाता है, सेम कॉन्सेप्ट, इसका जस्ट उल्टा है। जब देखो कैसे, अब गाड़ी भी रुकी हुई है और हम भी रुके हुए हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब गाड़ी अचानक चल दी तो हमारा जो टच है उसको पहले पता लग गया कि गाड़ी ने चल दिया है, लेकिन ऊपर पता लगते लगते माइक्रो सेकंड तक ये रेस्ट अवस्था में ही रहना चाहेगा, तो ये निकल गया आगे, ये रह गया अपनी जगह पे, तो कहां कैसा झटका लगेगा, पीछे की ओर, और धड़ाम से पीछे वाले के सर पे क्या करेंगे, टकरा जाएंगे, वो एक लात मारेगा आगे आप लोगों को। ठीक है, कि हमारे ऊपर पैर क्यों रख दिया आपने। अब बात करते हैं, जब गाड़ी बस या कार तीव्र गति के साथ किसी मोड़ पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री विपरीत साइड झुक जाते हैं, या फिर विपरीत नहीं लिखा हुआ है, जिस ओर मुड़ेगी उसके विपरीत साइड आप जाओगे। कैसे समझना, जैसे मैं बोलूं कि गाड़ी ऐसे जा रही है, एक टर्न लेना है इस साइड में, तो जब ये ऐसे गई तो आप भी सीधे रास्ते में चलना, उसने जो ड्राइवर होता है अचानक ने गाड़ी को मोड़ दिया,
तो आपका शरीर क्या सोचेगा, अभी मैं सीधा ही जा रहा हूं, हमारे नीचे वाले धड़ को पता लग चुका है कि गाड़ी मुड़ गई, क्योंकि ये तो इमीडिएटली टच में रहता है, लेकिन ऊपर वाला आराम से है कि अभी तो पता ही नहीं अभी कहां जाना है, और जैसे अचानक मुड़ गया, ये भी इधर मुड़ गया, ये सीधा रह गया, तो हम कहां की ओर झुक जाते हैं, जस्ट विपरीत ओर झुक जाते हैं, क्योंकि ये अभी भी सोच रहा है कि हम सीधा जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये 7 नियम आपको अच्छे समझ में, 7 के मैंने 8-9 बता दिए आपको। तो इस प्रकार से जो भी क्वेश्चन बने, देखो न्यूटन के फर्स्ट लॉ से नियम वही बनेंगे एग्जाम्पल जो गति से रिलेटेड होंगे। देखो ये सारे गति से ही रिलेटेड है आपके, देखो फर्स्ट से और थर्ड से बनते हैं, सेकंड से आपको एग्जाम्पल नहीं बनते। थर्ड में क्या होगा, झटका लगने की बात आएगी, विपरीत झट, तीसरे की मैं बताऊंगा, ऐसे ही लिखवा के आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल दोनों के आते हैं आपके उसमें एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे मैं हाई स्कूल का पेपर दे रहा था, तो मेरे हाई स्कूल में पूछा ये गया था कि कांच पर जब हम कंकड़ मारते हैं तो कांच पूरा चटक जाता है, वहीं पे जब हम उसमें गोली मारते हैं तो हल्का सा सुराख करके गोली पार निकल जाती है, ऐसा क्यों होता है। तो इसमें भी न्यूटन का फर्स्ट लॉ ही लगता है। ये 2015 का हाई स्कूल का ये पेपर था, फिजिक्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसको एक्सप्लेन करना था, 2 या 3 नंबर का ये क्वेश्चन आया था। तो इसका भी रीजन समझ लो, जब हम कंकड़ को मारते हैं तो कंकड़ का एरिया काफी होता है और हम उतनी स्पीड जनरेट नहीं कर पाते जितनी गोली की होती है। तो कांच और कंकड़, भाई कंकड़ वेलोसिटी लेके आ रहा है, वेलोसिटी कब उसको मिली होगी, जब उसमें कोई पावर जनरेट किया गया होगा। भाई जब हम हाथ से फेंकते तो अपने हाथ का पावर किसमें दे देते हैं, कंकड़ पे, और कंकड़ उस फोर्स को वेलोसिटी में कन्वर्ट कर देता है, मतलब वेग में कन्वर्ट कर देता है और जाके किसी से टकरा जाता है। अब होता क्या है कि हमारा हाथ उतना अधिक फोर्स जनरेट नहीं कर पाता, जिससे उतनी अच्छी वेलोसिटी उसकी हो नहीं पाती है। जब वेलोसिटी उसकी नहीं हो पाएगी तो कांच, मतलब जब कंकड़ कांच से टकराएगा तो कांच और कंकड़ की मिलन का जो समय है वो काफी अत्यधिक हो जाएगा। तो जो कंकड़ है वो जो वेलोसिटी लेके आ रहा था पीछे से, वो पूरे कांच में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। और कांच एक ऐसी वस्तु है जो रेस्ट में रहना चाहिए, मोशन में लेके आए तो टूट जाएगा। या तो आप पूरा कांच लेके आओ, लेकिन जहां पे वो कंकड़ छूता है वहां के कांच को ये मोशन में ले आता है, बाकी पीछे वाला कांच रेस्ट अवस्था में रहना चाहेगा। तो वो क्या होता है, खिड़की का कांच टूट जाता है, क्या होता है, टूट जाता है। अब वहीं पे गोली मारी जाती है तो गोली की वेलोसिटी अधिक होती है क्योंकि वो फोर्स ज्यादा जनरेट करता है। तो कांच और गोली के बीच में जो संपर्क होता है मिलन का, बहुत ही कम समय माइक्रो सेकंड के लिए छू के निकल जाती है, और वेलोसिटी अधिक होने के कारण और गोली की बनावट भी अहम भूमिका निभाती है क्योंकि वो आगे से पतली होती है। तो कांच से सीधा क्या कर जाती है, कम समय से टच करके हल्का सा होल करके निकल जाती है, क्योंकि वो अपनी वेलोसिटी कांच पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाती है, बांट नहीं पाती है, इसीलिए कांच सेफ हो जाता है, लेकिन कंकड़ सेफ नहीं रह पाता है। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, जितने भी मैंने एग्जांपल आपको समझाए हैं वो बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने अच्छे से समझे होंगे। ये नोट्स जरूर बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा, बात मानिएगा, कन्फर्म है कि आपके हाई स्कूल के पेपर में इस प्रकार के एक एग्जाम्पल आपको जरूर मिलेगा। मैंने जब पेपर दिया था तो मैंने आपको बता दिया कि मेरे उसमें क्या पूछा गया था। ठीक है, तो आप इसको प्रॉपर्ली नोट्स में जरूर लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगली क्लास में, अगला कॉन्सेप्ट अगली क्लास में सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फीडबैक जरूर दीजिए कमेंट में कि आपको क्लास कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।